हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा, मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एक सीरीज को लेकर चल रहा हूं जिसमें मैंने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंतर्गत मैंने डिमांड के बारे में बतलाया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मैंने बता दिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नेट में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमारे बीच में पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ अ कंज्यूमर विथ अ गिवन इनकम एंड प्राइस कंज्यूम्स 3 कमोडिटीज एक्स वाई जेड, ठीक है। कहता है कंज्यूमर है जो 3 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन सा, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो कहता है व्हाट उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होगा, क्लियर। तो इसके बारे में कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने पढ़ा था, सिंपली पढ़ा था क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी टू इट्स प्राइस, है ना, ये इक्वल होना चाहिए किसके, दूसरे कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस से, ठीक है। और इक्वल होना चाहिए किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ तीसरे कमोडिटी और उसके प्राइस से, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैंने कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल अप्रोच में मैंने आप लोगों को बताया था। सिंगल कमोडिटी का केस एंड मल्टीपल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। देखिए ये बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज मेयरली अ मैटर ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी बट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज अ मैटर ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट। दिस स्टेटमेंट कम फ्रॉम, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया कौन है, स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है उनका कहना था, ठीक है, ये मेयरली मैटर ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी होता है, ठीक है। इसमें लॉजिकल फैक्टर का होना बहुत ही वैसा नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है ये एम्पेरिकल फैक्ट का मैटर है, ठीक है। कि अगर कहीं हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो वैसे केसेस में उसको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कॉन्सेप्ट किसका था, तो ये था जॉन रॉबिन्सन का, क्लियर। ये कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक से आपका है नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आ गया है तो मैंने इसको बतला दिया फिलहाल, ठीक है। बट ये कंज्यूमर बिहेवियर का नहीं, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब हम लोग प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या कि ऐसा पोजीशन जहां पे कंज्यूमर हमेशा स्टे करना चाहता है, जहां से कंज्यूमर अपने आप को हटाना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन सा पोजीशन पे अपने आप को स्टे करना चाहता है, जिस जगह पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ऑब्टेन्ड एट मिनिमम सेक्रीफाइस। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विथ मिनिमम सेक्रीफाइस। उसको सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेमेंट तो करना नहीं पड़ रहा, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो उसको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। कहता है द कंज्यूमर इज इन स्टैटिक एंड अनसेटिस्फैक्टरी पोजिशन। भाई अगर अनसेटिस्फैक्टरी पोजिशन में तो काहे का इक्विलिब्रियम, है ना। अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा हो तो क्या उस पोजीशन पे आप रहोगे, कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन है दैट ऑल कंज्यूमर रीच द हायर इन इंडिफरेंस कर्व। हर कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए तो वही इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। क्योंकि भाई उसका बजट भी तो उतना होना चाहिए, उतना कंज्यूम करने की कैपेसिटी भी तो होना चाहिए हायर इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दैट इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इक्विलिब्रियम ऑफ बायर्स मैचेस विद द इक्विलिब्रियम ऑफ सेलर्स, ठीक है।
जहां बायर्स और सेलर का इक्विलिब्रियम मैच करता हो, ठीक है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करता है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम सैक्रिफाइस। क्लियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नाउ कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्सन, फॉर, है ना। कहता है यहाँ इज होगा, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्सन, है ना। कौन सा सिचुएशन में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है? इसका मतलब ये है कि जब इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़े। ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। ऐसा कब होता है? नॉर्मल गुड्स अगर हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है अगर इनकम बढ़े और किसी प्रोडक्ट का डिमांड घट जाए तो वो इंफीरियर गुड्स होता है। इसका मतलब है इनकम इलास्टिसिटी क्या है, निगेटिव है, दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन है ना, तो ये इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। गिवन गुड्स जो है वो क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इनकम के साथ उसका रिलेशन है ही नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं लेंगे। क्लियर? उसके बाद आपका है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नॉर्मल गुड्स, क्योंकि नॉर्मल गुड्स में जब इनकम बढ़ता है डिमांड भी बढ़ता है, मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। कहता है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन डिमांड ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स जनरली इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव गुड्स है, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे टी एंड कॉफी, है ना। क्या है? टी एंड कॉफी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है तो किसी एक का प्राइस को चेंज करना होगा। मान लीजिए कॉफी का प्राइस जो है, इसका प्राइस इंक्रीज किया, ठीक है, तो टी का डिमांड क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्योंकि देखिए जब कॉफी का प्राइस बढ़ता है ना तो लोग टी को प्रेफर ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड बढ़ गया, है ना। तो कॉफी का प्राइस और टी के डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है ना, सेम डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है तो हमें क्या करना है, एक कमोडिटी के प्राइस को लेना है और दूसरे कमोडिटी के डिमांड को लेना है, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका होगा फिफ्थ नंबर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है इफ अ डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट इट मींस, अगर राइट साइड शिफ्ट करे तो क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कहता है द डिमांड फॉर द कमोडिटी हैज गॉन डाउन, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ क्या कह रहा है कि ये हमारा डिमांड कर्व डी है ना, ये क्या किया, शिफ्ट कर गया है। किधर शिफ्ट किया, राइट साइड की ओर शिफ्ट किया है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है डिमांड जो है वो पहले से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कमोडिटी हैज डाउन, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है डिमांड फंक्शन हैज इम्प्रूव्ड। हाँ, डिमांड फंक्शन इम्प्रूव हुआ है। पहले डिमांड फंक्शन हमारा इतना ही डिमांड को दिखा रहा था, अब डिमांड फंक्शन हमारा इतना डिमांड को दिखा रहा है, मतलब ज्यादा ग्रेटर डिमांड को दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है द सप्लाई कंसर्न हैज इम्प्रूव्ड। सप्लाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिमांड कर्व की बात हो रही है। द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज गॉन डाउन, ठीक है। इसका ये भी यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर रियल इनकम घट जाएगा तो भाई डिमांड घट जाएगा, और डिमांड घटेगा ना तो डिमांड कर्व वहाँ पे क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डी से D1 इधर लेफ्टवर्ड साइड की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? नाउ 7 नंबर कहता है द कार्डिनल यूटिलिटी मेड बाय मार्शल। कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है, मार्शल ने जो दिया था, कहता है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, ठीक है ना। यूटिलिटी मेजरेबल होता है। क्लियर? जबकि हकीकत में ऐसा है कि यूटिलिटी को आप मेजर कर नहीं सकते हो, है ना। अब आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट आंसर है। कहता है मेजर्स द यूटिलिटी इन
इन प्रिसाइज मैनर, ठीक है, मतलब यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो दे आर इमेजरेबल, जबकि वो क्या होता है, इमेजरेबल होता है। सच है ना। कार्डिनल यूटिलिटी यही कहता है ना कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर में, जबकि वो मेजरेबल होता नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, कहता है बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर कहता है इज रिलेटिव टू द लेवल ऑफ यूटिलिटी ओनली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। इज द बेसिस ऑफ रिवेल प्रेफरेंस कर्व, नहीं, रिवेल प्रेफरेंस कर्व जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। इज द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, नहीं, इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, वो कार्डिनल पे बेस्ड नहीं है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द इंडिफरेंट कर्व शोज, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू कमोडिटीज, है ना, जिसके किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट डिफरेंट पॉइंट बट विच आर कंज्यूमर इज न्यूट्रल, मतलब कंज्यूमर जहाँ पे न्यूट्रल होता है, मतलब कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है, तो इसमें बाकी डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज जीरो, द गुड्स आर, अगर मान लो दो कमोडिटी है और दोनों के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि अगर ए कमोडिटी और बी कमोडिटी है ना, अगर ए का प्राइस चेंज हुआ है ना, इसका प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ है ना, और बी के डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, नो चेंज, राइट, सीधी सी बात है। तो ऐसे समय में क्या हुआ, ए गुड्स और बी गुड्स दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, रिलेटेड गुड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेटेड गुड्स के केस में अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आएगा ना, तो दूसरे के डिमांड में चेंजेस होना ही होना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर टी का प्राइस अगर बढ़ा तो कॉफी का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। तो रिलेशन है ना, एक का प्राइस में चेंजेस हुआ, दूसरे के डिमांड में चेंजेस हुआ, है ना, तो ये रिलेटेड गुड्स हुए। लेकिन अगर गुड्स इंडिपेंडेंट हो, दे आर नॉट रिलेटेड, तो एक कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस का दूसरे कमोडिटी के डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगा, कब होगा, इंडिपेंडेंट कमोडिटी के केस में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ कैरेट एंड अ गुड वाई, मतलब दो गुड्स है, एक है कैरेट और एक है गुड वाई, आर सब्स्टिट्यूट, कैसा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कैरेट विल बी शोन इन द कर्व दैट विल बी स्लोप्स अपवर्ड, यही आंसर होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने दो गुड्स लिया है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स पर मैंने कैरेट का डिमांड लिया है, ठीक है, और वाई पर हम लोग वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ वाई हमने लिया है, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अभी मान लीजिए वाई का प्राइस इतना है तो कैरेट का डिमांड इतना हो रहा है, ठीक है। अगर कैरेट का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, कैरेट का डिमांड हम लोग बढ़ा देंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर सीधी सी बात है, हम लोगों का ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, ठीक है, तो कैरेट का डिमांड बढ़ा देंगे, दोनों सब्स्टिट्यूट है ना। वाई का प्राइस बढ़ा तो वाई हमारे लिए महंगा हो गया, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, कैरेट को प्रेफर करेंगे, और डिमांड का कैसा बनेगा, अपर स्लोपिंग बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड का विल स्लोप अपवर्ड, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अभी तक, है ना। 11वां क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस मेजर्ड बाय, मतलब कहता है अगर प्राइस में चेंजेस हो तो प्राइस में चेंजेस के कारण डिमांड में क्या चेंजेस आया, उसको कौन मेजर करता है, ऑब्वियस सी बात है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड मेजर करता है कि जब प्राइस में चेंजेस हुआ तो डिमांड में क्या होगा, उसमें भी चेंजेस आएगा, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटा तो डिमांड भी घटेगा। ये तो सिर्फ एक रिलेशन दिखाता है, ठीक है, लेकिन कितना चेंजेस आया, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, उसको मेजर कौन करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, इसका ऑप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ 12, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लिस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगभग बहुत कम हो, ना के बराबर, जीरो हो। क्या कब होगा? सॉल्ट के केस में हो सकता है ना, क्योंकि सॉल्ट का प्राइस बढ़े चाहे घटे, सॉल्ट का जो डिमांड होगा, ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस अगर बहुत कम हो जाए तो सॉल्ट आप बहुत ज़्यादा खाने लगोगे, नहीं खाओगे भाई। और अगर महंगा हो जाए तो क्या सॉल्ट का डिमांड घटा दोगे? जी नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना डिमांड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का एमसीक्यूज, है ना। मतलब टोटल मैंने 12 क्वेश्चंस करवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करवाते जाऊंगा यूसी नेट का, मैं एमसीक्यूज भी कुछ कुछ करवाते चला जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप लोग कृपया बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।